तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो आज की हमारी ये जो क्लास है, क्लास नंबर 13 है, जिसमें हम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमने पढ़ लिया था। इसमें हम सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है, सेल्फ का निर्धारण कैसे होता है, ये इसकी जानकारी लेंगे। ओके, तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ये हमारा महिला पर्यवेक्षक की जो एग्ज़ाम होने वाली है 2024 में, उसके लिए मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि एक फुल थ्योरी कोर्स है, जिसमें मैं अभी महिला बाल विकास के बारे में पढ़ा रही हूँ। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाया जाता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जगहों के बारे में पढ़ रही कि विकास जो है वो, डेवलपमेंट जो है वो कैसे एक शिशु की बॉडी में इफ़ेक्ट करता है। जब माता का एक्स गुणसूत्र पिता के एक्स गुणसूत्र से मिलता है, ऐसी स्थिति में लड़की का जन्म होता है, तथा जब पिता का वाई गुणसूत्र में माता के एक्स गुणसूत्र से मिलता है, तो ऐसी स्थिति में किसका जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है। जब माता का एक्स गुणसूत्र पिता के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो क्या होगा, फीमेल होगी। एंड जब माता का एक्स गुणसूत्र पिता के वाई गुणसूत्र से मिलता है तो क्या होगा, मेल होगा। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। तो इसी पे आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। पिता में एक्स एंड वाई गुणसूत्र होते हैं। 23वें जोड़े में क्या होते हैं, एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। माता के 23वें जोड़े में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। जब पिता का एक्स गुणसूत्र माता के एक्स गुणसूत्र से फर्टिलाइज होता है तो लड़की का जन्म होता है। पिता का वाई गुणसूत्र माता के एक्स गुणसूत्र के साथ में फर्टिलाइज होता है तो लड़के का जन्म होता है। अब आगे बात करते हैं। मानव जाति में वंशसूत्रों की कुल संख्या 46 तथा 23 जोड़े होते हैं। मतलब कि कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। अगर जोड़ी की बात करूँ तो ये 23 जोड़े होते हैं। पुरुष की 23वीं जोड़ी में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अभी मैंने बताया, अगर मेल है तो इसमें क्या होगा, एक्स वाई गुणसूत्र होगा 23वीं जोड़ी में। अगर फीमेल है तो इसमें क्या होता है, फीमेल में क्या हो जाता है, एक्स एक्स गुणसूत्र हो जाता है किसमें, 23वें जोड़ी में। तो ऐसे यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जीन द्वारा अनुवांशिक गुणों का संचरण होता है। जो जीन होते हैं, जीन जो होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जीन क्या होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जीन्स क्या होते हैं। ये क्या करते हैं, अनुवांशिकता को मतलब हेरिडिटी को एक के बाद एक ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं। तो इसी पे आगे बात करते हैं। मात्रकोश मतलब कि फीमेल सेल के कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। एंड फादर सेल में भी कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। कुल मिला के 46 होते हैं। तो एक सामान्य बच्चा का जन्म होता है। तब सामान्य बच्चा जन्म लेता है अगर गुणसूत्र जो है 45 हो जाते हैं तो टर्नर सिंड्रोम की समस्या आ जाती है। और गुणसूत्र जब 47 हो जाते हैं तो डाउन सिंड्रोम की समस्या आ जाती है, जिनका बुद्धि लाप्ति 25 से 50 के बीच में होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम सिंड्रोम के बारे में भी जानेंगे कि सिंड्रोम्स क्या होते हैं। इस क्लास में हम ओनली ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग का निर्धारण, लिंग गुणसूत्र। देखो, एक महिला है ना, महिला में कितने गुणसूत्र होते हैं, अभी मैंने बताया कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जो कि 23 जोड़े में होते हैं। ओके, इसमें क्या होती है, माइटोसिस की प्रोसेस होती है। माइटोसिस की प्रोसेस होने के बाद में ये 22 + X एंड 22 + X गुणसूत्र जब का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, एक फीमेल का जन्म होता है। ओके, तो ये जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है, हम इसे अर्धसूत्रीय विभाजन भी कहते हैं। लेडीज़ में जो जनन या फिर फर्टिलाइजेशन वाला जो ऑर्गन होता है उसे अंडजनन कहते हैं। आगे बात करते हैं। पुरुष में जो एग सेल होती है उसे शुक्रजनन कहते हैं, या फिर उसे क्या, सॉरी, जो स्पर्म सेल होती है उसे क्या बोलते हैं, शुक्रजनन बोलते हैं। तो पुरुष में भी 46 से जोड़े 46 गुणसूत्र होते हैं, जो कि 22 + XX की फॉर्म, XY के फॉर्म में होते हैं। इनमें जब माइटोसिस की प्रोसेस होती है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन की जब प्रोसेस होती है, तो ये जो स्पर्म है ये 22 + X और 22 + Y में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और इससे लड़के या लड़की होने की संभावना होती है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए कि किशोरावस्था की शुरुआत कब से होती है ना। किशोरावस्था की शुरुआत में जब क्या होता है, महिलाएं जो हैं
12 से 13 वर्ष की होती है तो उन्हें मासिक धर्म आना स्टार्ट हो जाता है। महिलाओं को पता होगा ये सारी चीज़ें। ओके, क्या होता है 12 से 13 वर्ष की उम्र में उसे मासिक धर्म आना स्टार्ट हो जाता है। और लड़के जो है उनमें 13 से 14 वर्ष की उम्र में शुक्राणु का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र में कितना गैप होना चाहिए, 2 से 3 साल का गैप होना ज़रूरी होता है। ये साइंटिफिक सोच है ना। बाकी जो रूरल एरिया में ये सारी चीज़ें मानते ही नहीं हैं, ये लोग इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते नहीं हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि इनमें जो शुक्राणु का शुरुआत होती है वो 13 से 14 साल में होती है, इसीलिए लड़के जो होते हैं लड़कियों की अपेक्षा कम मैच्योर होते हैं। उनमें जो मैच्योरिटी होती है वो लड़कियों की अपेक्षा कम होती है, इसीलिए बोलते हैं कि लड़के की उम्र ज़्यादा और लड़की की उम्र शादी में कम होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मासिक धर्म के 13 से 14 दिन के बाद अंड कोशिका एग सेल फीमेल की फिलोपियन ट्यूब में आ जाती है। इस टाइम फिजिकल रिलेशन बनाने पर स्पर्म एक सेल को फर्टिलाइज निषेचन कर देता है, जिससे जायोड का निर्माण होता है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसको अपने शब्दों में समझेंगे। इसमें बोल रहा है कि मासिक धर्म, जैसे महिला का मासिक धर्म हो गया है ना, उसके 13 से 14 दिन बाद में एग सेल जो है, फीमेल में क्या होता है एग सेल होता है, मेल में क्या होता है स्पर्म सेल होता है। तो फीमेल अगर इस टाइम पीरियड में किसी लड़का और लड़की के बीच में फिजिकल रिलेशन बनते हैं तो उनमें मेल का स्पर्म सेल फीमेल के एक सेल से अगर फर्टिलाइज होता है, अगर इसमें निषेचन की क्रिया होती है तो क्या होता है जायगोट का निर्माण बनता है। जायगोट का निर्माण बनने के बाद में एक भ्रूण का निर्माण बन जाता है। इस प्रकार एक बेबी का जन्म होता है। ओके, तो यहाँ पे निषेचन क्या होता है, तो निषेचन की अगर मैं बात करूँ तो निषेचन की अगर प्रोसेस की मैं बात करूँ तो निषेचन एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन कहते हैं जिसे हम, इसमें क्या होता है फीमेल का एक सेल जो है मेल के स्पर्म सेल से फर्टिलाइज होता है, जुड़ता है, और इससे इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं हम किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है। ये आपको दिखाई दे रही होगा, ये फीमेल का एक सेल है। यहाँ पे क्या होता है एक सेल होते हैं, और ये जो है ये फिलोपियन ट्यूब है, जो कि इस साइड भी होती है, इस साइड भी होती है, और ये जो है ये ओवरी है। ओके, ये योनि मार्ग है, और ये जो है ये गर्भाशय है। तो जैसे ही पुरुष का स्पर्म जो है वो इस योनि मार्ग के द्वारा प्रवेश करता है और एग सेल से मिलता है, तो इसमें क्या हो जाता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है और भ्रूण की उत्पत्ति, भ्रूण बन जाता है। ओके, तो आगे बात करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं पुरुष नसबंदी। ओके, आपने तो सुना होगा पुरुष नसबंदी या फिर महिलाएं नसबंदी करवाती है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, बट इस पर बात करते हैं। तो इस पर हम बात करते हैं पुरुष नसबंदी क्या होती है। शुक्र वाहिका को बांध दिया जाता है, इसमें ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब कि जो शुक्र वाहिका होती है, जहाँ से देखिए यहाँ से जहाँ से जो स्पर्म है वो प्रवेश करते हैं, उसको क्या कर देते हैं ब्लॉक कर देते हैं, उन्हें बांध दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है वो प्रवेश करना बंद कर देते हैं, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो रुक जाती है। अंड कोशिका की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ही होती है, जो कि सबसे बिगेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की। अगर ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल की अगर मैं बात करूँ महिलाओं में, तो ये सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, अंड कोशिका होती है, एग सेल होती है। शुक्र कोशिका लाखों में होती है। देखो अंड कोशिका जो वो एक होती है, लेकिन शुक्र कोशिकाएं कैसी होती है लाखों में होती है। ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है ह्यूमन बॉडी की। क्योंकि ह्यूमन बॉडी की अगर सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो होती है शुक्र कोशिका। आगे बात करते हैं निषेचन में स्पर्म एंड वन एग सेल फर्टिलाइज होते हैं। देखो निषेचन में क्या होता है, ओनली एक एग सेल और एक ही शुक्र कोशिका या फिर स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज होते हैं। होते तो शुक्र कोशिका की बात करें तो वो लाखों में होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन का काम कौन करता है, सिर्फ एक ही स्पर्म सेल और एक ही एग सेल करते हैं। आगे बात करते हैं वन चाइल्ड, एक बच्चा कैसे बनता है। एक बच्चा जो है वो 22 एग सेल प्लस एक जो एक्स सेल होती है वो उसके एवं 22 एक्स एंड एक स्पर्म सेल होती है। इसके कनेक्शन, इसके फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है, एक भ्रूण का निर्माण होता है और एक बच्चे का निर्माण होता है। अगर 23वें जोड़े में अगर एक्स एक्स सेल का ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो लड़की होगी, और एक्स वाई सेल का फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें लड़का होता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है मेल, इस साइड है फीमेल।
ओके। तो इसमें स्पर्म सेल 22 प्लस एक्स के फॉर्म में एंड 22 प्लस वाई के फॉर्म में होता है। इसमें 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स के, मैंने आपको बता दिया कि फीमेल में 23वां जोड़ा जो होता है वो एक्स एक्स के फॉर्म में होता है, मेल में एक्स वाई के फॉर्म में होता है। ओके, तो ये स्पर्म सेल है, ये एक्स सेल है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? 22 प्लस एक्स एक्स, 22 प्लस एक्स एक्स जब जुड़ते हैं तो लड़की बनती है, एंड 22 प्लस एक्स एक्स जुड़ते तब भी लड़की ही बनती है। जब 22 प्लस एक्स वाई होता है और 22 प्लस एक्स वाई होता है तो क्या बनता है? लड़का बनने की संभावना होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जायगोट बनता है, जायगोट के बाद में एक भ्रूण का निर्माण होता है। लिंग का निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र एक्स वाई करता है। अगर लिंग के निर्धारण की मैं बात करूँ तो इसमें महिलाओं के लिंग का कोई भी रोल नहीं होता है। इनका जो निर्धारण है ये पुरुषों के गुणसूत्र के द्वारा ही होता है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हमने आज के सेशन में क्या पढ़ा। हमने आज के सेशन में लिंग के निर्धारण के बारे में पढ़ा कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, महिलाओं में कौन से सेल होते हैं, पुरुषों में कौन से सेल होते हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए। ये बिल्कुल ही फ्री कोर्स है जो कि एक बहुत ही अच्छे टीचर के द्वारा पढ़ाए गए PDF को मैं शेयर कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।